आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कार धानी में, और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भूपेश बघेल ने की साइज सरकार पर इल्जामों की बौछार, कहा सभी काम अटके पड़े हैं। महतारी बंधन योजना के अलावा सभी योजनाएं हैं ठप। पूर्व वन मंत्री की बढ़ी मुश्किलें, मोहम्मद अकबर की जमानत याचिका खारिज, जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला। संस्कार धानी में कितने गांव बाढ़ की चपेट में, ग्राम हल्दी में डूबे कितने घर, बाढ़ ग्रस्त लोगों ने बताई अपनी आप बीती। नकली शराब बेचने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, मामले में 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रेत और सीमेंट के दामों पर सियासत तेज, पूरे प्रदेश में कांग्रेस कर रही आंदोलन। सीमेंट की हर बोरी पर कीमतें 50 रुपए, रेत की कीमत 30,000 तक बढ़ी। राजनांदगांव शहर का रियासतकालीन गणेश मंदिर, भगवान लंबोदर की पूजा आराधना में लगे भक्तगण। दिग्विजय महाविद्यालय में स्थापित है रियासतकालीन गणेश मंदिर। सीमेंट के दाम बढ़ने पर कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन जारी, राजनांदगांव शहर कांग्रेसियों द्वारा जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन, प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला गया मोर्चा। 3 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का हुआ खुलासा, फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए करोड़ों की ठगी, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के बढ़े दामों को लेकर सियासत तेज हो गई है। इन बढ़े हुए दामों को लेकर राजनांदगांव के महावीर चौक में आज कांग्रेस का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसके माध्यम से कांग्रेसियों का यह कहना था कि छत्तीसगढ़ में हर महीने 30 लाख क्विंटल का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद भी दाम में बढ़ोतरी नाजायज है, इसे कम किया जाए। रेत और सीमेंट के बढ़ते दामों की वजह क्या है और जनता को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, देखिए रिपोर्टर मानसी की इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले सीमेंट के दाम भी बढ़े और सियासी बवाल भी। बता दें कि सीमेंट की हर बोरी पर कीमतें 50 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं और रेत की कीमत 30,000 कर दी गई है, जिसे लेकर कांग्रेस ने साइज सरकार पर हमला बोला है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने धरना दिया है। इस धरना प्रदर्शन के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशन में 11 सितंबर को पूरे राज्य में प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें ये इत्तला किया गया था कि 12 सितंबर को जिला स्तर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज राजनांदगांव के महावीर चौक में रेत और सीमेंट के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन हुआ, जिसमें शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कुलबीर छाबड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रेत और सीमेंट के दाम भी बढ़ रहे हैं, सरकार से स्थिति संभल नहीं रही, वहीं दूसरी ओर महंगाई बेलगाम बढ़ती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशानुसार जो 50 रुपए सीमेंट में दाम की बढ़ोतरी भाजपा के छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, उसके विरोध के लिए है। जिस प्रकार से रेत के दाम आसमान को छू रहे हैं और माफिया राज हो गया है, उसके लिए है। जिस प्रकार लोहे के दाम और अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई है, उसके लिए है। सीमेंट के बढ़ते दामों की वजह जानने जब इंडिया टाउन न्यूज की टीम सीमेंट व्यापारियों के पास पहुंची, तब उनका कहना था कि पहले सीमेंट का दाम 260 रुपए प्रति बोरी था, जो कि 3 सितंबर से बढ़ा दिया गया है, और अब एक बोरी सीमेंट की कीमत 310 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा सरकारी और जनहित के प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सीमेंट के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, जो कि पहले 210 रुपए थे, इसे बढ़ाकर 260 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है। देखिए, सीमेंट का दाम जो है बीच में कुछ समय के लिए बढ़ गया था, जिसमें 20 से 30 रुपए की तेज़ी आई थी, पर वर्तमान में जो रेट है वो देखा जाए तो 2 महीने पहले वही रेट थे। 2 महीना पहले बरसात जब स्टार्ट हुई थी तो सीमेंट जो है धीरे धीरे काफ़ी रेट गिर गए थे। उन रेट पे कंपनी का सर्वाइव करना मुश्किल था, सीमेंट कंपनियों का, उनका ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं निकल रहा था। तो जैसे गणेश पक्ष आने के बाद डिमांड आई तो थोड़ा थोड़ा फिर से
सॉरी मतलब एक बार जब डिमांड आई तो कंपनी ने रेट बढ़ाया। रेट बढ़ाने के बाद फिर जब डिमांड गिरी तो वापस नीचे आकर के जो पुराना रेट था, जो लगभग 2 महीना पहले 300 रुपये हायर ब्रांड के और लगभग 270-75 रुपये जो लोअर ब्रांड के जो रेट थे, बाज़ार में वही रेट अभी भी हैं। तो देखा जाए तो ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं आया है, बल्कि जो सरिया का जो दाम है वो अभी लोहे का जो दाम है वो 5 साल पहले जो रेट था वो करीब करीब रेट अभी चल रहा है 5,000 रुपये कुंटल के आसपास जो रेट चल रहा है वो ऑल टाइम लो रेट है। वहीं दूसरी तरफ रेत व्यापारियों का कहना है कि कुछ दिनों से रेत के दामों में काफी उछाल आया है। बारिश की शुरुआत में रेत का दाम पहले 17,000 था, लेकिन अब बढ़कर 28,000 तक पहुंच गया है। रेत व्यापारियों ने रेत के दाम में आई उछाल की वजह बताते हुए कहा कि बारिश के कारण रेत के उठाव के लिए 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे रेत की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। रेत का दाम कितना बढ़ गया है? बहुत बढ़ गया, काफ़ी बढ़ा हुआ है जी। पहले कितना था? पहले 16-17 हज़ार था। हाँ। अभी तो 22-28 हो गया। मतलब ये अपना 10 चक्का का अपना 22,000 है और ये 12 चक्का का बिक रहा है 28,000। 28,000। हाँ, और रेती का जो है ना वो अपना मीडियम रेती का 22,000 रुपये है और अपना मीडियम रेती उसी में 12 चक्का 28,000 है और प्लस्तर अगर लेने जाओ तो अभी तारीख में 25,000 बोल रहे हैं गाड़ी वाला और उसको बोल रहे हैं 32,000 12 चक्का। तो क्या कारण है बढ़ने का? कारण ये बारिश की वजह से, और उधर क्या है कि गाड़ी उड़ी जाते हैं तो घाट लोग बंद रहते हैं तो गाड़ी में क्या है मार्जिन पैसा ज़्यादा लग रहा है डीजल पानी का, जैसे अपने को 5 किलो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, उसी कारण रेट बढ़ रहा है। बढ़ते रेत और सीमेंट के दामों पर न सिर्फ दुकानदारों को बल्कि ग्राहकों को भी समस्या हो रही है। लोगों का कहना है कि सांय सरकार में सीमेंट, रेत, गिट्टी सब महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर भवन निर्माण पर पड़ रहा है। आवास योजना के लिए 2,30,000 ही राशि दी जा रही है, जबकि आवास बनाने के लिए 4.5 लाख रुपए तक का खर्चा आ रहा है। 30,000 रुपए दे रहे हैं, उसमें बन नहीं पाएगा मकान और 2,30,000 में बन नहीं पाएगा, इसलिए अपन आवास आया था मेरा, इसलिए बनाया नहीं कि 2,30,000 रुपये दे रहे हैं, उसमें पूर्ति नहीं हो पा रहा है। कितना लग रहा है? उसमें करीब 4.5 लाख रुपया लगेगा और 2,30,000 रुपया दे रहे हैं, उसमें 4.5 लाख रुपया लगेगा, इसलिए मैं नहीं बनाया, कैंसिल कर दिया। तो रेत क्या दाम वाम बढ़ गया है रेत का एकदम? हाँ, रेत का रेट बढ़ गया है, ईंटे का रेट बढ़ गया है, गिट्टी का रेट बढ़ गया है, इसलिए अपन बना नहीं पाए। छड़ सीमेंट का भी रेट बढ़ गया है, इसलिए बना नहीं। खरीद पा रहे हैं आप लोगों की दिक्कत जा रही है? बहुत दिक्कत जा रही है, मतलब छड़ सीमेंट का भी रेट बहुत है और रेती गिट्टी का तो अभी बढ़ा हुआ है, करीब बारिश के समय 30,000 रुपये हो गया है, इसलिए अपन नहीं गिरा पाया। 17,000 था, अब 30,000 28,000 हो गया है, तो क्या कुछ खरीदने में दिक्कत जा रहा है? दिक्कत इसी में है कि देख, अब पहले कम था रेती गिट्टी, अब अचानक से बढ़ गया है रेट, तो उसमें क्या है दिक्कत ये आ रही है कि कोई उधारी देने वाला तैयार नहीं है और लगातार तो आता नहीं पैसा, एक मुश्त किस्त के हिसाब से आता है, तो उसमें और दिक्कत होते हैं। सबसे पहले बात तो हाल फिलहाल में रेत, सीमेंट, गिट्टी के बढ़ते दामों पर कांग्रेस बीजेपी पर पूरी तरीके से हमलावर होते नजर आ रही है। हालांकि रेत और सीमेंट व्यापारियों का कहना है कि दामों में बढ़ोतरी का कारण बारिश है, लेकिन कांग्रेस महंगाई का मुद्दा बनाकर इस विषय पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है। अब देखना यह है कि विपक्ष की सरकार जो मौजूदा सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर हमलावर हो रही है, तो काबिज सरकार रेत और सीमेंट के बढ़ते दामों पर पलटवार करते हुए क्या करती है। राजनांदगांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मानसी सोनी की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गणेश पर्व के मौके पर राजनांदगांव शहर के रियासतकालीन 500 साल पुराने गणेश मंदिर में इन दिनों विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त प्रतिदिन सुबह शाम यहां भगवान लंबोदर की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। वहीं मंदिर को भव्य तरीके से भी सजाया गया है और आकर्षक लाइटिंग भी लगाई गई है। बड़ी संख्या में भक्त भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें, राजनांदगांव शहर अपनी गौरवशाली अतीत, सुंदर प्रकृति, संस्कृति और संसाधनों की बहुतायत को अपने आप में समेटे हुए है। ऐसे ही धरोहर को अपने में सजाए दिग्विजय महाविद्यालय में स्थापित रियासतकालीन गणेश मंदिर है।
ये गणेश मंदिर लगभग 500 साल पुराना है, जिसकी स्थापना महंत राजाओं ने की है। अद्भुत अलौकिक छटा में विराजित भगवान विघ्नहर्ता भक्तों को बरबस अपने ओर आकर्षित करते हैं। 11 दिनों तक चलने वाले गणेश पर्व के दौरान यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ा करता है। भक्त यहाँ सुबह शाम पहुंचकर भगवान लंबोदर की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। यहाँ के पुजारी भी बताते हैं कि इस मंदिर के इतिहास के संबंध में उन्होंने जानकारी दी है कि दिग्विजय महाविद्यालय में स्थापित गणेश मंदिर महंत राजाओं के 12 पीढ़ी के पहले की है। उनका कहना है कि रियासत कालीन ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। आप रियासत कालीन गणेश मंदिर के पुजारी हो, तो ओकर इतिहास ला लेके बताओ, का इतिहास है मंदिर के? और स्वर्गीय रघुनाथ दास वैष्णव उनके पुराने पुजारी थे। शुरू से वही पूजा करते आ रहे थे। उनके निधन होने के पश्चात उसका जिम्मेवारी कॉलेज प्रशासन के द्वारा मेरे को दिया गया। मैं कॉलेज में कार्यरत था और मेरे पिता श्री राजपुरोहित हुआ करते थे इस राजनांदगांव रियासत कालीन के। तो मैं उतना विद्यार्जन नहीं कर पाया था। पिता के समकक्ष जो भी विद्यार्जन किया था उसी विद्या से महाविद्यालय में माँ सरस्वती का स्थान है करके मैं वहाँ कार्य करता था। फिर विगत 10 वर्षों से मेरे को गणेश जी का सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया। जब मैं उस मंदिर में गया तो वहाँ 16 ठो छत्र थे जो आज आप देख रहे हो, वो 124 है अभी। तो जैसे जैसे वो मंदिर पहले अक्सर बंद रहा करता था, कॉलेज परिसर में होने के कारण सिर्फ टाइमली खुलता था वो और टाइमली बंद हो जाता था। विगत 10 वर्ष से मैं कुछ समय के लिए 3-3 घंटा खोल के उसको रखता हूँ, जिससे उसका नगर में प्रचार प्रसार हुआ और कई लोग तो जानते नहीं थे कि यहाँ मंदिर भी है। कुछ ऐसे विद्यार्थी आए और पूछे कि हमने यहाँ पढ़ के निकल गया लेकिन हम आज तक नहीं जानते कि यहाँ मंदिर है करके। देखिए, किला निर्माण के साथ ही यहाँ पर मंदिरों का निर्माण शुरू होता है। और वैसे भी आप देखेंगे कि कोई भी जो प्रमुख कार्य है या प्रारंभिक कार्य, इसकी शुरुआत जो है गणेश जी के साथ हुई। तो किला का निर्माण जो है वो 1830-35 के आसपास शुरू हुआ था, जाकर के 1866 में पूरा घासीदास जी के समय में पूरा हुआ था। और उसी समय से ये प्राचीन गणेश मंदिर की स्थापना हुई थी। और अभी आप इसकी प्राचीनता इसी से आप देख सकते हैं कि आज भी जो है बहुत सारे परिवार जो हैं, जहाँ पे जो वैवाहिक कार्य होते हैं, अन्य कार्य होते हैं, उसके लिए कार्ड लेकर के वो गणेश जी के पास आते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रियासत कालीन जो है ये प्राचीन, सबसे राजनांदगांव के प्राचीन मंदिरों में से है। और किला निर्माण के साथ ही इस गणेश मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई थी। बीते दिनों गंडई पुलिस और साइबर सेल की टीम ने नर्मदा में रेड मारकर 3 लोगों को नकली शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि दुर्ग जिले के ग्राम रौंदा में किराए के फार्म हाउस में शासकीय शराब दुकान में मिलने वाली देशी शराब का हूबहू नकल तैयार कर शराब कोचियों के माध्यम से ये बिक्री करवा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक नरसिंह वर्मा से कड़ाई से पूछताछ करने पर अवैध कारोबार के मास्टरमाइंड ग्राम कुटेली के रहने वाले जय नारायण गुरुपंच सहित 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार अब तक इस मामले में कुल 12 गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि नकली शराब बनाने के मामले में शामिल 12 अपराधियों सहित 16 लाख रुपए नगद, स्पिरिट, शीशी, ढक्कन, सिंटेक्स टंकी, ड्रम सहित अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। गंडई में जो नकली शराब का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी, उसमें जो उस समय तक जो जानकारी थी, नरसिंह जो मुख्य आरोपी था उससे पूछताछ किया गया। और पूछताछ के दौरान ये पता चला कि कुटेली ग्राम थाना छुई खदान का रहने वाला व्यक्ति है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, जो कि इस पूरे प्रकरण का मुख्य सरगना ज्ञात हुआ है अभी तक, जो कि जिसने मिलकर पूरे षड्यंत्र को रचा है, जो नकली शराब बनाने की सामग्री का पूरा लाइनअप करना और उसके बाद किन कोचियों को बेचना है उसके बारे में भी उसकी संलिप्तता उजागर हुई है। और उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है, जिसका नाम जय नारायण गुरुपंच है।
बढ़ती महंगाई और प्रदेश सरकार ने सीमेंट के दाम बढ़ा दिए हैं। इसे लेकर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कांग्रेसियों का प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन जारी रहा। राजनांदगांव शहर में भी फ्लाईओवर के नीचे महावीर चौक में कांग्रेसियों द्वारा जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता को लूटने की खुली छूट है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने सीमेंट के दाम 50 प्रति बोरे पीछे बढ़ा दिए हैं। पहले से महंगाई की मार झेल रही छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी दिक्कतों होने वाली हैं। वर्तमान में सीमेंट के दाम को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, ये कहना है कांग्रेस का। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। यहाँ पर हर महीने लगभग 30 लाख टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है, लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रति बोरे पीछे 50 रुपए बढ़ा दिए हैं, जो पूरी तरह से गलत है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार 28% का भारी भरकम जीएसटी लगा चुकी है। भाजपा सरकार के संरक्षण में सीमेंट के दाम बढ़ना भाजपा सरकार की कमीशनखोरी का सीधा सबूत है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार भाजपा राज्य छत्तीसगढ़ में आते जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन आज पूरे प्रदेश में हो रहा है, हर जगह। कल इसीलिए पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता ली गई थी। आपने देखा कि 50 रुपए सीमेंट के दाम अभी फिर से बढ़ गए। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद 4 बार सीमेंट के दाम बढ़े और अभी 260 रुपए से 310 रुपए हो गया है। तो ये 50 रुपए का जो दाम बढ़ा है, ये विष्णुदेव जी जो हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री है, ये 50 रुपए का विष्णु जी भोग लगा रहे हैं जनता से छीन के। ये किसके खाते में जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों आखिर इसका दाम इतना बढ़ रहा है। 8 महीने की विष्णुदेव साय सरकार आते ही महंगाई बढ़ाना शुरू कर दी। पीएमवाई की बात करने वाले 2,30,000 देने के बाद आज 260 रुपए के सीमेंट को 310 रुपए कर दिए, 50 रुपए की वृद्धि कर दी। जबकि सबसे ज्यादा जो संसाधन है, खनिज संपदा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बाहर बेचा जा रहा है और छत्तीसगढ़ को लूटा और खसूटा जा रहा है। लूटने और खसूटने के काम छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं कर रही है। यहाँ की जनता के पैसे से जेब निकाल के बाहर फंड जमा कर रही है। दूसरे राज के चुनाव को मैनेज करने के लिए आज सीमेंट के भाव बढ़ा दिए गए। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, डींगे हाँकने वाले गरीब जनता के जेब से पैसे निकालने का काम शुरू कर दिया। इन दिनों प्रदेश में बारिश ने अपना कहर बरपाया है। लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। प्रदेश की संस्कारधानी में भी कई गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हैं। ग्राम हल्दी में बाढ़ग्रस्त लोगों की आपबीती जानने के लिए इंडिया टाउन न्यूज बाढ़ग्रस्त लोगों के घर पहुंचा, तो बाढ़ के बाद की स्थिति ये बयां कर रही है कि इनके जीवन कितने दिक्कतों भरा है। बता दें कि बाढ़ग्रस्त लोगों से भेंट मुलाकात करने क्षेत्र के विधायक डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे हुए थे और लोगों का ये कहना था कि रमन सिंह भी तो सिर्फ स्कूल तक ही आए थे, जबकि उन्हें बाढ़ से प्रभावित हर घरों में जाकर उनकी तकलीफों को सुनना था। आपको बता दें कि बीते दिनों की भारी बारिश ने लोगों के घर और किसानों के खेतों को तहस नहस कर दिया है। वहीं लोगों का रहना खाना भी मुश्किल हो गया है। उन्हीं बाढ़ प्रभावित लोगों के घरों का सामान, जरूरी कागजात, कपड़े, बर्तन समेत राशन भी पूरा बह गया है। वहीं आंगनबाड़ी के सामने भी बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो एक जान माल का खतरा होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अब बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि शासन प्रशासन अब इन लोगों के नुकसान की भरपाई कैसे कर पाते हैं। जी, कल बाढ़ आ गया था, बाढ़ग्रस्त में कितना कुछ नुकसान हो गया आपके घर? मोर पैसा रही से 1,000 रुपया वो चले गए चाउन में, 20 किलो चाउन में। और क्या क्या नुकसान हो गया? मोर कपड़ा लगता धारी है। मोर कितना बारिश? हम 3 जन है ना, मोर नानचुक बच्चा है, बना के ला मोर बाइक का 1 जन खत्म हो गया है। कितना बारिश आ गया था? कितना मतलब हमारे मुँह भर पानी ऊपर। नुकसान भी 20-25 किलो चावल लगे है, कपड़ा लत्ता आधा थोड़ा के है, आधा ले गए जी। अब ज्यादा तो कुछ नहीं लगा सकन का, पानी तो इतना हो गया तो काला लग सकबो। कितने बच्चे हैं घर में? घर में अब अभी मोर बेटी मना है ते मन हवे, तीजा पोरवा है ते मन डोकरा हम कुछ बर्तन भग गए और जेठा कपड़ा और चावल तो कोई 25-30 किलो रही से अब खाए पुर्ती लगे रहे। अब इतना बाढ़ नहीं आएगी कि नहीं लेकर पाए। पढ़ने वाले बच्चे हैं? पढ़ने निकले वाले बच्चे हैं।
और क्या क्या जरूरी घर में कागज वगैरह? कागज वगैरह तो नहीं ही। अब कहाँ पढ़े लिखे कागज पढ़त रही कर कागज तो लड़का नाती पढ़त रही से 9वीं में, वो तो 2 साल हो गए छोड़ दे, तो ओकर काफी कोई जगह हुई नहीं तो भगा गई सोई। बाढ़ जब आया तब क्या स्थिति बनी थी यहाँ से? यहाँ एकदम बहुत जल्दी से भाई 12 बजे दन हाँ ओइल गिरी से दिन मान 12 बजे इतना बाढ़ जोरों से सामान आधा सपेटे आधा ले थोड़े ना उगे। बहुत ज़्यादा स्थिति रही इससे, अचानक बाढ़ आई, हम कुछ कर नहीं पाए, हम जल्दी छोड़कर जाना पड़ा हमको, सामान वामान को कुछ सामान अपने ले गए। क्या चीज़ का नुकसान तो दाल चावल हर चीज़ नुकसान, क्या बताएं, बहुत सारा सामान है, मतलब कुछ चीज़ें बचे हैं, सब चद्दर गजे चावल दाल सब बह गए सब। बाढ़ग्रस्त की स्थिति को दिखाने के लिए आज इंडिया टाउन न्यूज़ पहुंचा हुआ है राजनांदगांव के 51 नंबर वार्ड में, जो कि मुहारा क्षेत्र कहलाता है। और इस 51 नंबर वार्ड की पूरी स्थिति हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस जगह पर जो आप देख पा रहे होंगे जो कीचड़ से लथपथ है अभी भी, मैं उन घरों को दिखाना चाहूँगा कि घरों की हालत किस तरीके से अभी हो चुकी है। और एक तरफ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि वो घर पर आप पानी के एक निशान भी देख पा रहे होंगे, जहाँ तक कि वो पूरे छानी तक के पानी जा चुके थे। और वहीं अगर बिजली पोल की बात किया जाए तो बिजली पोल भी पूरा पानी से ढक चुका था। उसी की दूसरी ओर अगर हम दिखाएंगे तो एक आंगनबाड़ी है, बच्चों का स्कूल कहा जाता है, वहाँ पर आप वो रंग पुताई तो देख पा रहे होंगे, लेकिन वो रंग पुताई का केवल वो 2 रंग पे नहीं बल्कि जो गाढ़े रंग में दिख रहा है वहाँ तक के पानी लबालब भरा हुआ था। अभी हम एक घर पर भी आ रहे हैं जो मिट्टी से बने हुए ये घर है और इस घर की वर्तमान की स्थिति दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि लोग यहाँ से कीचड़ को साफ कर रहे हैं, यहाँ जो निवासी हैं कीचड़ को साफ कर रहे हैं, वो सारे चीज़ को हम आप तक के पहुँचा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बारिश जब आई, जब बाढ़ का वो माहौल खड़ा हो चुका था, तब क्या वो स्थिति थी, कैसे लोग अपनी जान को बचा करके यहाँ से भाग निकले। काका जी, जब बारिश आई थी तो क्या यहाँ पर का माहौल था? अरे एकदम बहुत ज़्यादा भैया, अब काला बता दें, एकदम से डूबत रही सब वो चीज़ है, का कर वो क्या क्या नुकसान हो गया है आप लोग का? मतलब टप है, धमेला रापा है और चौदार, पूरा खाने के सामान भी चले गए? थोड़ा बहुत बाजी से, बाकी वो आ गए, सब बह गया। मैं अभी आपको अंदर भी और लेकर के चल रहा हूँ। ये कीचड़ से पूरे रूम की साफ सफाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है कि जब बाढ़ आ रहा है और बाढ़ के बाद लोगों की जो घरों की स्थिति है, एक बार मैं चाहूँगा कि तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख पा रहे होंगे कि जब बाढ़ आई तो दीवारें जो है वो अब गिरने जैसी हो चुकी है। मान के चलो अब यहाँ रहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर अब इस घर पे रहा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी जान पर भी बड़ा सवाल उठ जाएगा। एक पलंग भी आप देख पा रहे हैं जो उस समय बताया जा रहा है कि ये भी तैरते हुए नजर में आ रहा था। छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी यहाँ पर आगमन हुआ था और आने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ देखा है, वो सारा चीज़ भी हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन आप अभी फिलहाल में वो स्थिति को देख पा रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग को देख पा रहे हैं कि लोग अपने घर की साफ सफाई किस प्रकार से कर रहे हैं। अब इनके पास छत भी नहीं है, यह भी माना जा सकता है, क्योंकि छत ना होने से लोगों के अंदर कितना डर बना हुआ रहता है। लेकिन जब बारिश आई, बाढ़ आया, तब ये लोग अपने घर को छोड़ करके इस तरीके से दूसरे के घर में एक आश्रय लेते हैं और आश्रय लेने के बाद वहां पर रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी वहां पर ये खड़े होता है कि जब वो दूसरे के घर पे आश्रय लेते हैं तो पीने का पानी और खाने के राशन कहां से इनको मुहैया हो। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में वन मंत्री रहे मोहम्मद अकबर की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। जिला सत्र न्यायालय बालोद ने शिक्षक देवेंद्र ठाकुर आत्महत्या मामले में पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि बालोद जिले के डौंडी थाना के अंतर्गत ग्राम घोटिया निवासी शिक्षक देवेंद्र ठाकुर बीते 3 सितंबर को फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। शव की पंचनामा कार्रवाई के दौरान पुलिस को पैंट की जेब में एक सुसाइड नोट मिला था, जिस पर लिखा था, मेरे मौत के लिए सलीम खान, हरेंद्र नेताम, प्रदीप ठाकुर और
पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर जिम्मेदार हैं, जिन्होंने नौकरी लगाने के नाम से पैसे लिए और वापस नहीं कर रहे हैं। वहीं सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने चारों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व मंत्री द्वारा अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश SL नवरत्न ने इस मामले में अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है। तो संबंधित प्रकरण है वो थाना बालोद अंतर्गत जो घोटिया ग्राम है, वहाँ के निवासियों से नौकरी के नाम पर पैसे लेकर, नौकरी लगाने का झांसा देकर पैसे की उगाही की गई थी। संबंधित लोग लगभग 40-50 की संख्या में थे। उसमें जो देवेंद्र ठाकुर मृतक और जो कि इस प्रकरण में जिसने सुसाइडल नोट लिखा है, उसके द्वारा एक सुसाइडल नोट उसके घर में नहीं, जो उसके जो पैंट की जेब में वो सुसाइडल नोट पाया गया था, जिसमें कि मदार खान, हरेंद्र नेताम, प्रदीप ठाकुर एवं पूर्व कांग्रेस के शासनकाल में वन मंत्री मोहम्मद अकबर का नाम था। कल दिनांक को सत्र न्यायालय में उक्त संबंध में जमानत आवेदन पेश किया गया था। जमानत पर तर्क वितर्क होने के पश्चात न्यायालय ने ये माना कि अभी विवेचना चूंकि बहुत प्रारंभिक स्तर पर है और ये जांच का विषय है कि संबंधित सुसाइडल नोट को मृतक देवेंद्र ठाकुर ने लिखा है अथवा नहीं लिखा है। अभी सुसाइडल नोट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उनके ओपिनियन के लिए गया हुआ है और ये जांच का विषय है कि वो सुसाइडल नोट के बाद आगे क्या इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाती है। के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्लॉक संघर्ष समिति घुमका के बैनर तले किसानों की सुविधाओं के लिए ग्राम बघेरा में सहकारी बैंक की शाखा खुलवाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किसानों द्वारा किया गया। बता दें, पूर्व विधायक व अनुसूचित जाति प्राधिकरण अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल के मार्गदर्शन में व संघर्ष समिति अध्यक्ष रमाकांत साहू, कार्यकारी अध्यक्ष पीयूष दुबे के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए भाजपा की साइज सरकार को जमकर कोसते हुए उन्हें किसान विरोधी कहा है। बघेरा बाजार चौक में सैकड़ों किसान एकत्रित हुए। सभी ने सहकारी बैंक की शाखा जल्द खुलवाने की मांग की। अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि वर्तमान में इस क्षेत्र में किसानों को 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए घुमका सहकारी बैंक जाना पड़ता है, जिससे उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। घुमका सहकारी बैंक में लगभग 15,000 खाते हैं, जो बघेरा में बैंक होने पर 5,000 खाते यहां स्थानांतरित हो जाएंगे, जिससे किसानों को बड़ी सुविधा मिलेगी। डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, शराब कोचियों, सटोरियों, संदिग्ध व्यक्तियों, चाकूबाज एवं अन्य असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। बता दें, इसी कड़ी में आज अवैध शराब बिक्री की सूचना पर आरोपी गेंदलाल साहू को ग्राम से पिपरिया रोड पुल के पास अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए पकड़कर आरोपी के कब्जे से 19 पौआ 20-20 डिलक्स विस्की अंग्रेजी शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। खबर संस्कार धानी से है, जहां राजनांदगांव जिले के बसंतपुर थाना और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 3 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। ठगों ने फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। मुख्य आरोपी सहल, जो सिंगापुर से लौटकर केरल में अपने घर पहुंचा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने कहा कि आरोपियों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क कर उन्हें शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया। फिर फर्जी वेबसाइट का लिंक भेजकर पीड़ितों को ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया और बड़ी रकम ऐंठ ली। आरोपियों ने ठगी की रकम को 8 अलग अलग बैंक खातों में जमा किया और फिर दर्जनों खातों के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर दिए।
बीते 17 अगस्त को प्रार्थी राहुल जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर उससे लगभग 3,40,95,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। मामले की जब FIR करके विवेचना में लिया गया और इसके जब सारे चीज़ों की जांच पड़ताल की गई तो इसका जो पैसा है वो भारत में विभिन्न स्थानों पर निकला, मुख्य रूप से केरला में निकला। उसमें स्पेशल टीम बनाकर भेजा गया। तो उसमें एक अभी वर्तमान में सहल शाह को लेके आया गया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके खाते से काफ़ी पैसा इसके अकाउंट में आया है और ये बता रहा है कि अन्य भी जो मुख्य आरोपी है रिजिल करके नाम है, उसने और इसका अच्छा दोस्त है वो बचपन का, और उसने इसको फ्रॉड में शामिल किया है। अन्य लोगों के खाते में भी उसने पैसा डलवाया है। उसके पीछे पुलिस हमारी लगी हुई है। इसके खाते में लगभग 22 लाख का ट्रांजैक्शन पैसा आया। पैसा जाना बता रहा है। ये बताया कि सस्ते लालच में आकर इसने ऐसा किया है। अन्य आरोपियों के लिए जो टीम हमारी लगी हुई है उसको वर्तमान में जेल भेजा जाए। लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश की स्थिति को बिगाड़ कर रख दिया है। राजनांदगांव में भी बीते दिनों हुई बारिश से ग्राम हल्दी में कई घर बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ग्रस्त लोगों ने इंडिया टाउन न्यूज से अपनी आप बीती भी बताई है। लेकिन वहीं बात करें ग्राम हल्दी में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की, तो बीते दिनों हुई बारिश से आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से डूब चुका था। खासतौर पर बारिश से आए बाढ़ ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की रखी हुई जरूरत की वस्तुओं को भी नष्ट किया। राशन के सामान भी बाढ़ में बह गए। भारी बारिश से लोगों को क्या समस्याएं हुई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मुहारा क्षेत्र की इस आंगनबाड़ी में आए हुए हैं जो बच्चों के पढ़ने लिखने का एक स्कूल माना जाता है। और जो चीज़ आप देख पा रहे होंगे, सारे जो बर्तन डब्बे, ये सारी चीज़ों की साफ सफाई चल रही है। मैं अभी आपको इस आंगनबाड़ी की वो स्थिति को बताऊंगा, दिखाऊंगा सारी चीज़ों को कि उस समय जब बारिश आई थी तो कितनापन यहाँ पर पानी का भराव हो चुका था। जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये बारिश का निशान है, ये वो पानी का निशान है कि यहाँ तक के मतलब हमारी भी हाइट से ऊपर तक के लेवल का पानी यहाँ तक भर चुका था। और पूरे अंदर हम जाने का प्रयास करेंगे और लोगों से बात भी करेंगे कि अभी जो साफ सफाई चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है। बिजली के बोर्ड भी लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं ज़रूरी सामान भी होते हैं यहाँ बच्चों के पढ़ने लिखने के। प्रशासनिक भवन माना जाता है इसको। और किस प्रकार से अभी आप देख पा रहे होंगे पूरे कीचड़ से सना हुआ है। इसकी साफ सफाई लगातार जारी है। जी, कितना बारिश भर गया था जब बारिश शुरू हुई तो कैसा एक माहौल था यहाँ पर? माहौल यहाँ जैसे बारिश बढ़ते बढ़ते आई ना, फिर जल्दी जल्दी सब लड़के लोग के बुलाए और सब सामान यहाँ से बाहर निकाले। खाने पीने का राशन सामान है और बर्तन जो है खाना पकाने का, गैस चूल्हा वगैरह है, सब लड़के लोग से बाहर निकलाए और हम लोग भी ले गए हैं वहाँ पहला केंद्र में। फिर वहाँ जा कर के रख दिए उसको। कितना कुछ नुकसान हो गया था? और ऐसे तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है खाने पीने का चीज़। क्या कारण है कि अधिकतर यहीं पर ही बारिश का पानी ज़्यादा जमा हो जाता है? नदी के किनारे के कारण, नाला भी है यहाँ पास में दोनों साइड और ये नदी भी पास में है, इसलिए सबसे पहले ये आंगनबाड़ी डूबता है। और बार बार ऐसे होता है, हर बार ऐसे? हाँ, आने 2 साल पहले और यहाँ तक यहाँ भरा था और यहाँ तक? हाँ, उस समय भी ऐसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। बारिश जैसे बढ़ते हैं ना तो मालूम होता है तो आते हैं और सामान यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। मुख्य कारण वही है कि नदी के नदी नाले के किनारे ये बना हुआ है। हाँ। इस कारण यहाँ पानी का जमाव जो है पहले हो जाता है। ये देख पा रहे होंगे कि आप तमाम चीज़ों को कि पानी किस प्रकार से यहाँ पर भर जाता है। और यहाँ की वर्तमान की स्थिति हम दिखा रहे हैं। लोग साफ सफाई में जुटे हुए हैं कि आंगनबाड़ी की साफ सफाई पूरी तमाम चीज़ें अच्छे से सुरक्षित हो जाए। लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा से बचने के लिए शासन प्रशासन किस प्रकार से काम करती है और क्या कुछ लोगों के लिए मुहैया करवाती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति में लोगों की वो जो तकलीफें हैं वो सारा चीज़ें हम आप तक के पहुँचा रहे हैं। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। बुलेटिन में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव से बालोद को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग राजनांदगांव के मुहारा नदी को पार करके जाना पड़ता है। मगर आपको बता दें कि भाजपा शासन काल में ये पुल का निर्माण हुआ था। लगभग 13 करोड़ की लागत से पुल को बनाया गया था। उस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। वहीं दूसरी ओर पुल की बात करी जाए तो और भी छोटे पुल मजबूती से टिकी हुई है।
देखिए, ये सोचने वाली बात है कि ये नए पुल के अब परतें भी उखड़ने लगी हैं और साथ ही पुल पर बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं और उन्हीं गड्ढों से जानलेवा लोहे की छड़ें भी दिखाई दे रही हैं। आम लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। वहीं नगर निगम की आंखें इसे देखकर भी बंद हो जाती हैं, मानो किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हों। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अरुण साव को न सिर्फ बेचारा गरीब बताया है, बल्कि साइज सरकार के खिलाफ इल्जामों की लंबी लिस्ट पेश कर दी है। भूपेश बघेल ने धान का उठाव, स्कूल शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और फिर नल जल योजना को लेकर तमाम सवाल खड़े करते हुए कहा कि इन सभी विषयों पर धरातल पर कोई काम नहीं हो रहे हैं। भूपेश बघेल के इस बयान पर पक्ष, विपक्ष और जनता की क्या राय है? यूं तो छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इस बार तो विपक्ष ने मौजूदा सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। छत्तीसगढ़ की कमान संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि 8 महीने की सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। सभी काम अटके पड़े हुए हैं, फिर चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, पीडब्ल्यूडी हो, प्रधानमंत्री नल जल योजना हो या फिर धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान का उठाव हो। इस सरकार द्वारा किसी भी विभाग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी तक राज्य सरकार द्वारा सिर्फ एक काम किया गया, जो है महतारी वंदन योजना की राशि का वितरण करना। इसके अलावा कोई भी विभाग में कोई काम नहीं हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा एक काम किया गया, महतारी वंदन को हर महीने 650 करोड़ रुपया वितरण कर दी। इसके अलावा कोई भी विभाग जो वर्क्स डिपार्टमेंट है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। आप देख लेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग में निर्माण हो रहा था वो बंद, दूसरा जो आरईएस में कोई काम नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना बंद, पीडब्ल्यूडी काम बंद, नल जल योजना जो हम लोग जहां तक के किए थे वहीं तक के अटका हुआ है। भूपेश बघेल द्वारा साइंस सरकार पर लगाए आरोपों को लेकर जब हमने शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा से बात की, तब उन्होंने भूपेश बघेल को सही करारते हुए कहा कि भाजपा सरकार के आते ही प्रदेश की स्थिति दयनीय हो चुकी है। न ही शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, न ही स्वास्थ्य व्यवस्था। कुलबीर छाबड़ा आगे कहते हैं कि भाजपा सरकार ने इन 9 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार को विगत 10 वर्ष पीछे ढकेल दिया है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से यहाँ पर स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। न तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई ध्यान दिया जा रहा है, उल्टा शिक्षकों को निकाला जा रहा है, स्कूल को बंद किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने 9 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार को विगत 10 वर्षों के पीछे ढकेल दिया है। ये बहुत दयनीय स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति रही तो हमारा छत्तीसगढ़, जो कि पहले धान का कटोरा है और एक अच्छा विकसित क्षेत्र है, लेकिन भाजपा सरकार की इस प्रकार की नीति है कार्य करने की, उसके कारण बहुत पीछे जाते जा रहा है। विपक्ष के द्वारा लगाए गए इल्जामों को खारिज करते हुए पूर्व नगर निगम अध्यक्ष शिव वर्मा कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विपक्ष में होते हुए अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन हमारे काम गिनाने से पहले बघेल जी ये बता दें कि 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया। शिव वर्मा का कहना है कि कांग्रेस के नेता बचकानी हरकत कर रहे हैं। हो सकता है कि बारिश के कारण विकास कार्य ना दिख रहा हो, लेकिन बारिश निकल जाने के बाद पूरे प्रदेश में भाजपा के कार्यों का डंका बजेगा। कई सारे इल्जाम लगाए हैं और ये कहा है कि विकास नहीं हो रहा है। जितना भी विकास था वो हमारी सरकार द्वारा किया गया था और किसी भी विभाग पर बीजेपी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहा है, वो अपना विपक्ष धर्म निभा रहे हैं और उन्हें लगता है कि भाजपा में कुछ नहीं किया तो कांग्रेस अपनी उपलब्धि बता दे कि 5 साल में हकीम छत्तीसगढ़ में सरकार रहे तो उसने कौन से ऐसे काम किया, कोई प्रदेश में या जिले में, वो बता दे। क्योंकि आज भाजपा सरकार बैठने के बाद
सचमुच में विकास चूँकि हो सकता है 5-6 महीने बरसात के कारण नहीं दिख रहा होगा कांग्रेस के लोगों को, पर इतना अधिक स्वीकृति, इतना अधिक टेंडर सभी कामों को हो चुका है। और ये थोड़ा पानी बरसात हटेगा तो सचमुच में पूरे प्रदेश में काम दिखेगा। ना पैसे कमी सरकार के पास, न विकास की कमी है। और जिस प्रकार चाहे शिक्षा नीति की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, कांग्रेस के नेता ये टोटल बचकानी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद जो कांग्रेस के जितने जो खामियां था, प्रदेश पूरा कंगाल हो गया था, उसको भरने काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल द्वारा साय सरकार पर जनता के लिए बनाई गई योजनाओं का संचालन जमीनी स्तर पर ठीक तरह से ना हो पाने का आरोप है, लेकिन जनता इस आरोप पर हामी भरती है या फिर खारिज करती है, ये जानने के लिए हम सीधे जनता से बातचीत करने पहुंचे और जाना कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन को मिल पा रहा है या नहीं। नहीं तो सब विकास तो हो रहा है जी। भाजपा सरकार आई है तो विकास तो हो ही रहा है और होगा भी विकास। अभी तो बैठने को ज़्यादा दिन हुआ ही नहीं है ना, तो विकास तो होना ही है। ये सड़कें उड़कें बनी हैं सब भाजपा सरकार आने के बाद से। नल जल योजना भी है, घरों घर नल लगा हुआ है, पानी उनी सब मिल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ हुआ है। दुर्ग और रायपुर के मुकाबले में राजनांदगांव सिटी का काम आप लगे तो तहकीकात कर लो। अमृत योजना का काम बहुत बढ़िया तरह से हुआ है और बढ़िया तरह से स्कीम कार्यान्वित भी हो गई है। बहुत सारे इलाके 90% इलाके 3.5 साल से कार्यान्वित हो चुके हैं। तो क्या और अभी वर्तमान में 100% स्कीम चालू है। लेकिन सबसे पहली बात यह है, खाली महतारी वंदन योजना दे रही है ना, लेकिन उसके अलावा जो है अपना नल जल अमृत मिशन का उसको रोक दिए हैं। हर गांव में त्राही हो रहा है पानी के लिए, है ना। दूसरी बात यह है और कई एक ऑप्शन है ना, इसके लिए सड़क और सब बेहाल है पूरा। अभी हम लोग को तो बस महतारी वंदना की ही योजना दे रही है, उसके बाद अब हमारे अभी कुछ काम नहीं हुआ है। हम नए राशन कार्ड अपने खुद का नाम से बनवाने आए थे यहाँ, लेकिन अभी नाम नहीं कटा है। फिर 15 महीना दिन लग जाएगा बोले, 1 महीना हो गया है लेकिन अभी तक कटा नहीं है। सड़क वड़क सही है? अभी हमारे इधर तो सड़क तो ठीक है। कि भूपेश बघेल द्वारा हाल ही की सरकार पर एकदम बौछार कर दी गई है इल्जामात की। इस विषय पर हमने पक्ष और विपक्ष दोनों की राय आपको दिखाई और साथ ही जनता क्या कुछ सोचती है इसके बारे में, धरातल पर उनके लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं वो भी आपने सुना। अब देखना यह है कि भूपेश बघेल ने जो हाल ही की सरकार पर इल्ज़ाम लगाए हैं उस पर साय सरकार कुछ जवाब देती है या नहीं देती है, या कोई अपनी सफाई पेश करती है या नहीं करती है। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कार धानी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।